दोस्तों बात की जाए इस फ्रेंचाइजी की बेस के बारे में तो जी.आई. जे नाम की एक मूवी थी 2003 की। उसी पर बेस इसके जो पार्ट हैं वो बनाए गए थे। टोटल बजट इस एक तरह से फ्रेंचाइजी का अब तक आ चुका है, जितने भी 4 मूवी देखने को मिली है उनको मिलाकर लगभग 100 200 393 से लगभग 1415 एक तरह से डॉलर के अंदर टोटल फ्रेंचाइजी को बनाया गया। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टोटल जो आया वो 715 मिलियन का आया था, जो कि बहुत ही बेहतरीन था और लाजवाब एक तरह से ये परफॉर्मेंस करते हुए नजर आई थी। और अपकमिंग जो पार्ट हमें एक तरह से देखने को मिल रहा है वो भी एक तरह से बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। उसकी जानकारी मैंने आपको वीडियो में दे दी है, तो आपने वीडियो को कंटिन्यू देखा होगा तो आपको पूरी डिटेल एक तरह से पता चल गई होगी। तो आज इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जीआई जो रिटेलिएशन 4 जीआई जो टॉय लाइन पर आधारित 2013 की अमेरिकी सैन्य विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है। यह जीआई जो फिल्म श्रृंखला में दूसरी किस्त और जीआई जो द राइज ऑफ कोबरा 2009 की अगली कड़ी है। जॉन एम चू द्वारा निर्देशित और रेट रीज और पॉल वर्निक की लेखन टीम द्वारा लिखित इस फिल्म में ली ब्यूंगहुन, रे पार्क, जोनाथन प्राइस, चैनिंग टैटम और अर्नोल्ड वोस्लो जैसे कलाकारों की टुकड़ी है जो पिछली फिल्म से अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे हैं, जबकि ल्यूक ब्रेसी और रॉबर्ट बेकर कोबरा कमांडर की भूमिका निभाते हैं। जोसेफ गॉर्डन लेविट की जगह लेते हैं। फिल्म में भारी मशीन गनर रोडब्लॉक जॉनसन जीवित बचे जीआई जोस के साथ मिलकर कोबरा से अपने खुफिया और पैदल सेना विशेषज्ञ ड्यूक टैटम और उनके साथियों की मौत का बदला लेता है, जो पाकिस्तान में परमाणु हथियारों से जुड़ी एक घटना के बाद होता है जिसमें जोस देशद्रोही बन जाते हैं। मूल रूप से जून 2012 में रिलीज के लिए निर्धारित इस फिल्म को 3D में बदलने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रुचि बढ़ाने के लिए विलंबित किया गया था। जीआई जो रिटेलिएशन को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 28 मार्च 2013 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आम तौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली, हालांकि इसे अपने पूर्ववर्ती से बेहतर माना गया और इसने 130 से 155 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 375.7 मिलियन डॉलर की कमाई की। कथानक खुफिया और पैदल सेना विशेषज्ञ ड्यूक जीआई जो टीम को उत्तर कोरियाई दलबदलू को बचाने के लिए कोरियाई विसैनिकृत क्षेत्र में ले जाता है। फिर उन्हें गृह युद्ध के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद वहां से परमाणु हथियार चुराने का एक और मिशन सौंपा जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय घटना को अंजाम देने के लिए उन्हें देशद्रोही मानते हुए जार्टन, जो अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का रूप धारण कर रहा है, एक हवाई हमले की घोषणा करता है जिसमें ड्यूक और कई जोस मारे जाते हैं। भारी मशीन गनर रोडब्लॉक, स्नाइपर फ्लिंट और गुप्त ऑपरेटर लेडी जे एक कुएं में गोता लगाकर हमले से बच जाते हैं और वे जनरल जोसेफ कोल्टन से संपर्क करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका लौटते हैं, जो उन्हें हथियार प्रदान करता है। इस बीच आर्कटिक बेस के विनाश से बची स्टॉर्म शैडो और विध्वंस विशेषज्ञ फायरफ्लाई ने कोबरा कमांडर को जर्मनी में एक भूमिगत अधिकतम सुरक्षा जेल से बचाया, जिससे डेस्ट्रो पीछे रह गया। स्टॉर्म शैडो घायल हो जाता है और ठीक होने के लिए हिमालय के एक मंदिर में वापस चला जाता है। अराशिकेज कबीले के नेता ब्लाइंड मास्टर स्नेक आइज और उसके प्रशिक्षु जिंक्स को स्टॉर्म शैडो को पकड़ने के लिए भेजते हैं, जिससे वह अपने चाचा हार्ड मास्टर की हत्या का जवाब दे सके। जार्टन द्वारा यह घोषणा करने के बाद कि कोबरा जीआई जो की जगह प्रमुख अमेरिकी विशेष बल टीम बन जाएगी, लेडी जे ने राष्ट्रपति के भाषण पैटर्न में बदलावों को देखकर अनुमान लगाया कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का प्रतिरूपण कर रहा है। राष्ट्रपति के एक धन उगाहने वाले कार्यक्रम में वह राष्ट्रपति के डीएनए का एक नमूना चुरा लेती है, जिससे पुष्टि होती है कि वह जार्टन है। वे फायरफ्लाई और जेंडर यूएस सीक्रेट सर्विस के राष्ट्रपति दल के प्रमुख और कोबरा के सदस्य के साथ टकराव के बाद भाग जाते हैं। स्नेक आइज और जिंक्स स्टॉर्म शैडो को ढूंढते हैं और स्टॉर्म शैडो के प्रति वफादार कुछ निंजा के साथ लड़ाई के बाद उसे पकड़ लेते हैं और उसे वापस टोक्यो ले जाते हैं, जहां स्टॉर्म शैडो घोषणा करता है कि उसने हार्ड मास्टर को नहीं मारा और हार्ड मास्टर को मारने वाले हथियार से स्नेक आइज से लड़कर इसे साबित करता है, जो टूट जाता है क्योंकि यह अराशिकेज स्टील नहीं है। ब्लाइंड मास्टर यह निष्कर्ष निकालता है कि जार्टन ही वह था जिसने हार्ड मास्टर की हत्या की और इसके लिए स्टॉर्म शैडो को फंसाया, जो कोबरा के साथ मिलकर उसे अंदर से नीचे गिराने में शामिल हो गया। दोषमुक्त होने के बाद स्टॉर्म शैडो स्नेक आइज और उसके चचेरे भाई जिंक्स के साथ जाता है, क्योंकि वे कोबरा को रोकने और हार्ड मास्टर का बदला लेने के लिए जोस के प्रयासों में शामिल होते हैं।
जार्टन विश्व के नेताओं को फोर्ट समटर में एक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित करता है, जहां वह संपूर्ण अमेरिकी परमाणु शस्त्रागार को लॉन्च करता है और अन्य परमाणु शक्तियों को भी ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। फिर वह अमेरिकी मिसाइलों के लिए आत्मविनाश को सक्रिय करता है, इस प्रकार प्रतिशोध हमलों के औचित्य को हटाता है और अन्य नेताओं को पृथ्वी को बचाने के लिए ऐसा करने के लिए उकसाता है। अंततः अन्य सभी नेता भी अपने परमाणु शस्त्रागार को नष्ट कर देते हैं और जार्टन एक परमाणु मुक्त विश्व की घोषणा करता है। फिर जार्टन बताता है कि उसने अपने आदेश पर प्रोजेक्ट जियोस कक्षीय गतिज बमबारी हथियार बनाए हैं। अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए वह सेंट्रल लंदन को नष्ट कर देता है और शेष हथियारों को सक्रिय करता है और पेशकश करता है कि यदि नेता कोबरा के सामने झुक जाते हैं तो वह उन्हें निष्क्रिय कर देगा। जब स्नेक आइज, जिंक्स और फ्लिंट कोबरा के सैनिकों से लड़ते हैं तो कोबरा कमांडर फायरफ्लाई को लॉन्च डिवाइस की सुरक्षा करने का निर्देश देता है और हेलीकॉप्टर से भाग जाता है। रोड ब्लॉक फायरफ्लाई पर हावी हो जाता है और ऑर्बिटल हथियारों को नष्ट कर देता है। स्टॉर्म शैडो अपने चाचा का बदला लेने के बाद चला जाता है। व्हाइट हाउस समारोह में असली राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करते हैं और कोल्टन द्वारा सम्मानित किए गए जोस को याद करते हैं। रोड ब्लॉक, स्नेक आइज, जिंक्स, फ्लिंट और लेडी जे। कोल्टन रोड ब्लॉक को एक M1911 पिस्तौल भेंट करते हैं जो जनरल जॉर्ज एस. पैटन की थी, जिसका इस्तेमाल वे कोबरा कमांडर को खोजने के लिए करेंगे। रोड ब्लॉक गर्व से हथियार उठाता है और अपने शहीद साथियों के सम्मान में एक गोली चलाता है और उनसे बदला लेने की कसम खाता है। कास्ट: ड्वेन जॉनसन, मार्विन एफ. हिंटन बटा रोड ब्लॉक, जीआई जो का एक भारी मशीन गनर, ब्रूस विलिस, जनरल जो कोल्टन, एक सेवानिवृत्त जनरल और जीआई जो के संस्थापक और नेता, चैनिंग टैटम, कॉनराड एस. हॉसर बटा ड्यूक, जीआई जो के एक खुफिया और पैदल सेना विशेषज्ञ, अर्नोल्ड वोस्लू, जार्टन, कोबरा का एक भेस विशेषज्ञ जो पिछली फिल्म में राष्ट्रपति का अपहरण कर लेता है और उसकी जगह ले लेता है, जोनाथन प्राइस संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, ली ब्यूंगहुन थॉमस अराशिकेज बटा स्टॉर्म शैडो के रूप में, कोबरा का सदस्य और स्नेक आइज का प्रतिद्वंद्वी। दोनों अराशिकेज निंजा कबीले के करीबी सदस्य थे। पिछली फिल्म में स्नेक आइज के साथ मुठभेड़ में वह बच गया था। ब्रैंडन सूहू, द राइज ऑफ कोबरा के पुराने फुटेज के माध्यम से और नाथन ताकाशिगे यंग स्टॉर्म शैडो के रूप में। रे पार्क, स्नेक आइज, जीआई जो का एक रहस्यमय निंजा कमांडो जिसने मौन व्रत लिया है, अराशिकेज निंजा कबीले का एक करीबी सदस्य और स्टॉर्म शैडो का प्रतिद्वंद्वी। लियो हॉवर्ड, यंग स्नेक आइज, एलोडी युंग, किम अराशिकेज बटा जिंक्स, ब्लाइंड मास्टर द्वारा प्रशिक्षित अराशिकेज का एक सदस्य, स्नेक आइज का प्रशिक्षु और स्टॉर्म शैडो का चचेरा भाई। रे स्टीवेंसन, फायरफ्लाई, एक पूर्व जीआई जो अब कोबरा विध्वंस विशेषज्ञ बन गया है। डीजे कोट्रोना, डैशियल आर. फेयरबॉर्न बटा फ्लिंट, जीआई जो का एक स्नाइपर और पार्कोर विशेषज्ञ। एड्रियन पैलिकी, जे बर्नेट बटा लेडी जे, जीआई जो की एक गुप्त संचालिका। ल्यूक ब्रेसी, रेक्सफोर्ड जी. रेक्स, लुइस बटा कोबरा कमांडर, आतंकवादी संगठन कोबरा कमांड का नेता। रॉबर्ट बेकर, बिना श्रेय, कोबरा कमांडर की आवाज के रूप में। 7. वाल्टन गोगिंस, वार्डन निगेल जेम्स, जर्मनी में आइंसार्गेन भूमिगत जेल का वार्डन। जोसेफ माजेल्लो, मॉरिसेल, सैंडरसन बटा माउस, जीआई जो का एक स्नाइपर। आर.जे. ए ब्लाइंड मास्टर के रूप में, अराशिकेज का अंधा नेता। मैट गेराल्ड, जेंडर, कोबरा का सदस्य और जार्टन के लिए तैनात दल का प्रमुख जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के वेश में है। जो क्रेस्ट चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में। जेम्स कार्विल, स्वयं के रूप में। रयान हैंसेन, रॉबर्ट डब्ल्यू. ग्रेव्स बटा ग्रंट, जीआई जो सदस्यों में से एक। डेरे डेविस, स्टूप के रूप में। रॉबर्ट कैटरिनी इजरायल के प्रधानमंत्री बने। इलिया वोलोक रूस के राष्ट्रपति बने। मार्सेलो टुबर्ट फ्रांस के राष्ट्रपति बने। जेम्स लेव पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रपति बने। अजय मेहता भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। जिम पामर, लांस जे. स्टाइनबर्ग बटा क्लच, जीआई जो सदस्यों में से एक। उत्पादन, विकास। द राइज ऑफ कोबरा की आर्थिक रूप से सफल रिलीज के बाद पैरामाउंट पिक्चर्स के स्टूडियो उपाध्यक्ष रॉब मूर ने 2009 में कहा कि एक सीक्वल विकसित किया जाएगा। जनवरी 2011 में जॉम्बीलैंड के लेखकों रेट रीज और पॉल वर्निक को सीक्वल की पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था। 8, 9,
मूल रूप से फिल्म का शीर्षक जीआई जो कोबरा स्ट्राइक्स माना जाता था। 10 जिसे बाद में रीज ने अस्वीकार कर दिया था। 11 स्टीफन सोमरस मूल रूप से सीक्वल के निर्देशक के रूप में लौटने वाले थे, लेकिन पैरामाउंट पिक्चर्स ने फरवरी 2011 में घोषणा की कि जॉन चू सीक्वल का निर्देशन करेंगे। 13 जुलाई 2011 में सीक्वल का नाम जीआई जो प्रतिशोध बताया गया। 15 चू ने बाद में घोषणा की कि पैरामाउंट एक रीबूट चाहता था जो द राइज ऑफ कोबरा की अगली कड़ी के रूप में भी काम करे, क्योंकि बहुत से लोगों ने पहली फिल्म देखी थी, इसलिए हम उसे अलग नहीं करना चाहते और पूरी चीज को फिर से बनाना चाहते हैं। 16 कास्टिंग निर्देशक जॉन एम चू, एड्रियन पैलिकी, डीजे कोट्रोना और ली ब्यूंगहुन। जनवरी 2011 में यह पुष्टि की गई कि ली ब्यूंगहुन सीक्वल में स्टॉर्म शैडो के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। 18 चैनिंग टैटम और रे पार्क भी क्रमशः ड्यूक और स्नेक आइज के रूप में लौटे। पहली फिल्म में स्कारलेट की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री राहेल निकोल्स ने कहा कि 3 पूर्वोक्त अभिनेताओं को छोड़कर अधिकांश कलाकार वापस नहीं लौटेंगे। 19 मार्च 2011 में सियाना मिलर ने कहा कि वह सीक्वल में वापस नहीं आएंगी। 20 जोसेफ गॉर्डनलेविट ने भी पुष्टि की कि वह सीक्वल में कोबरा कमांडर के रूप में वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वह द डार्क नाइट राइजेज में बहुत व्यस्त थे। 21 जून 2011 में ड्वेन जॉनसन को रोड ब्लॉक के रूप में लिया गया। 22 डीजे कोट्रोना और आरजेडे को क्रमशः फ्लिंट और ब्लाइंड मास्टर के रूप में लिया गया। 23 जबकि एलोडी युंग से जिंक्स की भूमिका के लिए बातचीत चल रही थी। 24 जुलाई 2011 में एड्रियन पैलिकी को लेडी जे की मुख्य महिला भूमिका के लिए पुष्टि की गई। 25 26 और रे स्टीवेंसन को खलनायक फायरफ्लाई को चित्रित करने की पुष्टि की गई। 27 28 अर्नोल्ड वोस्लू ने भी पुष्टि की कि वह जार्टन की अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। 29 जोनाथन प्राइस संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। जोसेफ माजेलो को माउस की भूमिका निभाने की पुष्टि की गई। 30 अगस्त 2011 में वाल्टन गोगिंस को वार्डन निगेल जेम्स के रूप में जोड़ा गया। 31-32 जो कोल्टन का किरदार प्रशंसकों के पसंदीदा जो किरदार सार्जेंट स्लॉटर की जगह लिया गया था। सार्जेंट स्लॉटर ने कहा कि उन्हें मूल रूप से ब्रूस विलिस की सार्जेंट स्लॉटर की भूमिका निभानी थी, लेकिन खिलौना कंपनियों एस्ब्रो और मेटल में टकराव के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया। यह उन चीजों में से एक है। रॉक ड्वेन जॉनसन के पास कोई अनुबंध नहीं है, इसलिए वह कर सकता है जो वह करना चाहता है, और वह बहुत सफल रहा है। 33 सितंबर में इंटरनेट पर लीक हुई एक कास्टिंग कॉल शीट से पता चला कि कोबरा कमांडर सीक्वल में दिखाई देगा, हालांकि यह अज्ञात था कि कौन किरदार निभाएगा। 34 चू ने कहा कि प्रशंसकों को फिल्म में डेस्ट्रो की झलक मिलेगी, लेकिन क्रिस्टोफर एक्लेस्टन सीक्वल में अपनी भूमिका को दोबारा नहीं निभाएंगे। 35 1 मई 2012 को जॉन चू द्वारा पुष्टि की गई कि जीआई जो रिटेलिएशन के कोबरा कमांडर रेक्स लुइस हैं, वही किरदार जो जोसेफ गॉर्डनलेविट ने द राइज ऑफ कोबरा में निभाया था। 36 फिल्मांकन मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2011 में लुइसियाना में शुरू हुई। 22 नवंबर 2011 को न्यू ऑरलियंस के गोदाम में एक दुर्घटना में एक क्रू मेंबर की मौत हो गई, जो प्रोडक्शन के लिए साउंड स्टेज के रूप में काम कर रहा था। यह घटना तब हुई जब क्रू मेंबर सेट बदल रहे थे। 38 हिमालय पर लड़ाई को नासा के मिचौड असेंबली फैसिलिटी में दक्षिण वर्टिकल असेंबली बिल्डिंग में शूट किया गया था, जिसे स्टंट करने वाले लोगों को घुमाने के लिए ऊपर बहुत सारे रिगिंग के साथ एक बहुत ही खड़ी कोण पर एक हरे रंग की स्क्रीन की दीवार के साथ फिट किया गया था। 39 लुइसियाना स्थित फोर्ट पाइक दक्षिण कैरोलिना स्थित फोर्ट समटर के स्थान पर परमाणु हथियार संपन्न देशों के नेताओं की शिखर बैठक का स्थल है। दृश्य प्रभाव प्रतिशोध में 700 दृश्य प्रभाव शॉट थे, 40 जो कि ज्यादातर 3 प्रभाव कंपनियों द्वारा संभाले गए थे। 39 दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक जैचरी किन्नरी ने घोषणा की कि जबकि दृश्य बड़े और बोल्ड फ्रेंचाइज के विशिष्ट के लिए लक्षित थे, प्रतिशोध उस किरकिरी यथार्थवाद का थोड़ा और प्रयास करने वाला पहला होगा। 41 प्रभावों का प्रमुख हिस्सा डिजिटल डोमेन को दिया गया था, जिसने 227 प्रभावों के लिए डिजिटल वाहन और विमान बनाए थे, जिन्हें शानदार दिखना था लेकिन जो प्रशंसनीय भी हैं, बशर्ते उन्हें व्यावहारिक मॉडल जी उस उपग्रह और एक अनुक्रम से मेल खाना था जहां जार्टन राष्ट्रपति को अपने नैनोमाइट से संबंधित भेस दिखाता है। द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन और ट्रॉन लिगेसी के लिए विकसित एक ही हेड रिप्लेसमेंट सॉफ्टवेयर के साथ किया गया।
39, 40, 42 सेंट्स एले ने कंपोजिंग और समाचार ग्राफिक्स जैसे छोटे प्रभावों को संभाला। 43 संगीत। फिल्म का स्कोर हेनरी जैकमैन द्वारा रचित था। स्कोर का साउंड ट्रैक अप्रैल 2013 में जारी किया गया था। 44 रिलीज। नाट्य। पहले 10 अगस्त 2012, 10 और 29 जून 2012 को रिलीज के लिए निर्धारित। 45 पैरामाउंट ने मई 2012 में घोषणा की कि वे फिल्म की रिलीज को 29 मार्च 2013 तक के लिए टाल रहे हैं, लेकिन बाद में इसे 28 मार्च 2013 तक बढ़ा दिया गया ताकि फिल्म को 3D में बदला जा सके और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रुचि बढ़ाई जा सके। 46, 47 देरी ने फिल्म उद्योग को हैरान कर दिया क्योंकि पैरामाउंट ने सुपर बाउल विज्ञापन के साथ एक बड़े पैमाने पर विज्ञापन अभियान शुरू किया था जिसमें खिलौनों से भरे गोदाम फिल्म के लॉन्च का इंतजार कर रहे थे, और क्योंकि यह 2012 की गर्मियों के लिए निर्धारित केवल 3 पैरामाउंट निर्मित फिल्मों में से एक थी, द डिक्टेटर और कैटी पेरी पार्ट ऑफ मी के साथ। स्टूडियो 29 जून के लिए निर्धारित टैटम की मैजिक माइक के साथ प्रतिस्पर्धा से भी बचना चाहता था। 48 पाकिस्तान में प्रतिबंध। फिल्म सेंसर बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार फिल्म की शुरुआत में देश को नकारात्मक रूप से चित्रित करने वाले शुरुआती दृश्यों के कारण पाकिस्तान के केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया था। कराची स्थित एक सिनेमा ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया कि सेंसर बोर्ड द्वारा प्रतिबंध के कारण फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी। सेंसरशिप फिल्म में पाकिस्तान को एक अस्थिर राज्य के रूप में चित्रित करने और पाकिस्तान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर विदेशी आक्रमण के काल्पनिक चित्रण के कारण थी, जिसने फिल्म सेंसर अधिकारियों को नाराज कर दिया था। नतीजतन देश भर में फिल्म की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। 49, 50, 51, 52 सेंसर बोर्ड के एक अधिकारी के अनुसार फिल्म ने न केवल आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के मुद्दे पर बल्कि देश की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर भी पाकिस्तान को नकारात्मक रूप से चित्रित किया है। 53 एक अन्य सिनेमा अधिकारी ने कहा, स्पष्ट रूप से कई आपत्तिजनक चीजें थीं जो सेंसर से कभी पास नहीं होतीं, लेकिन ये चीजें फिल्म की सामग्री के लिए भी प्रासंगिक हैं। 53 विपणन। फरवरी 2012 में है स्ब्रो द्वारा फिल्म के लिए एक टॉय लाइन की पुष्टि की गई थी। 54 फिल्म की रिलीज जून 2012 से मार्च 2013 तक स्थानांतरित होने के बावजूद आंकड़े, वाहन और रोलप्ले आइटम के प्रारंभिक वर्गीकरण खुदरा विक्रेताओं को भेज दिए गए थे और मई 2012 में स्टोर की अलमारियों पर दिखाई दिए। एक वैरायटी लेख प्रकाशित किया गया था जिसमें कहा गया था कि पहले से जारी किए गए आंकड़े अलमारियों से खींच लिए गए थे और स्ब्रो द्वारा वापस बुला लिए गए थे। 55 हालांकि कंपनी के आधिकारिक बयान ने संकेत दिया कि मौजूदा उत्पाद बेचा जाएगा। नए उत्पाद शिपमेंट को स्ब्रो द्वारा रोक दिया गया था, लेकिन मौजूदा प्रतिशोध के आंकड़े दिसंबर 2012 तक टारगेट, वॉलमार्ट और टॉयज आर अस में उपलब्ध थे। 56 टॉय लाइन को फरवरी 2013 में संयुक्त राज्य अमेरिका में फिर से जारी किया गया था। 57 जीआई जो प्रतिशोध मूवी प्रीक्वल नामक 4 भाग की सीमित श्रृंखला कॉमिक बुक फरवरी 2012 से अप्रैल 2012 तक IDW पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित की गई थी। जॉन बार्बर द्वारा लिखित यह फिल्म के प्रीक्वल के रूप में कार्य करता है। होम मीडिया। जीआई जो प्रतिशोध 30 जुलाई 2013 को पैरामाउंट होम एंटरटेनमेंट द्वारा DVD, ब्लूरे और ब्लूरे 3D पर जारी किया गया था। 58 एक ब्लूरे एक्सटेंडेड एक्शन कट में 12 मिनट की फुटेज और बिना सेंसर की हिंसा भी उपलब्ध थी, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स संस्करण बेस्ड बाय एक्सक्लूसिव था। 59 फिल्म ब्लूरे और DVD बिक्री चार्ट दोनों पर नंबर 1 पर रही, जिसमें ब्लूरे और DVD दोनों इकाइयों की कम से कम 54% बिक्री हुई। 60 फिल्म ने सप्ताहांत के किराए में भी शीर्ष स्थान हासिल किया। 61 इसे बाद में 20 जुलाई 2021 को अल्ट्रा HD ब्लूरे पर पहली फिल्म के साथ रिलीज किया गया, जो स्नेक आइज की नाटकीय रिलीज के साथ मेल खाता था। स्वागत। बॉक्स ऑफिस। जीआई जो रिटेलिएशन ने उत्तरी अमेरिका में $122.5 मिलियन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $253.2 मिलियन और दुनिया भर में कुल $375.7 मिलियन की कमाई की। 5 जिसका बजट 130-155 मिलियन था। 16 उत्तरी अमेरिका में फिल्म ने अपने पहले दिन $10.5 मिलियन की कमाई की, जो बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही।
62 फिल्म ने 3 दिवसीय सप्ताहांत में नंबर 1 स्थान बरकरार रखा और $40.5 मिलियन की कमाई की। हालांकि फिल्म का शुरुआती सप्ताहांत द राइज ऑफ कोबरा के $54.7 मिलियन की शुरुआत के मुकाबले 14.2% गिर गया। 63 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। रॉटन टोमाटोज पर 180 समीक्षाओं के आधार पर इसे 29% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 4.5/10 है। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है, हालांकि यकीनन अपने पूर्ववर्ती से बेहतर है, जीआई जो प्रतिशोध अपने नॉनस्टॉप एक्शन से अभिभूत है और एक स्थायी छाप छोड़ने के लिए बहुत ही निरर्थक और बेकार है। 64 मेटाक्रिटिक पर 31 आलोचकों के आधार पर फिल्म का भारित औसत स्कोर 100 में से 41 है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 65 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया। 66 द विलेज वॉयस के एलन शेरस्टोहल ने एक सकारात्मक समीक्षा में लिखा कि यह फिल्म योग्यता को पीछे छोड़कर ज्यादातर वैध रूप से मनोरंजक है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म अभी भी बेवकूफ़ी भरी है। हालांकि यह एक ईमानदार और निपुण मूर्खता है, जहां सबसे बेवकूफ़ी भरी चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि इसके बिना फिल्म कम मज़ेदार होगी। 67 हॉलीवुड रिपोर्टर के टॉड मैकार्थी फिल्म के 3D के उपयोग और फ्रेंचाइज की कॉमिक बुक और कार्टून मूल के सटीक प्रतिबिंब के बारे में आलोचनात्मक थे, लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह अभी भी अपने पूर्ववर्ती जीआई जो द राइज ऑफ कोबरा से बेहतर कमाई करेगी। 68 एंटरटेनमेंट वीकली के ओवेन ग्लीबरमैन ने फिल्म को B का ग्रेड दिया, इसे अच्छी तरह से निष्पादित तकनीकी एक्शन फ्लफ कहा और टिप्पणी की, अपने अमानवीय और तुच्छ तरीके से यह फॉर्मूलाबद्ध पदार्थ पर रेजर शार्प अतिहिंसक शैली की जीत है। हॉलीवुड अब इस बिंदु पर विकसित हो गया है कि वह इस तरह के रोमांच को अधिकतम क्रूर बल के साथ वितरित कर सकता है और प्रभाव को इतना हल्का रख सकता है कि परिणाम को अभी भी 14 साल के बच्चों के लिए हानिरहित मोड़ माना जा सकता है। 69 स्लैंट मैगजीन के ग्लेन हीथ जूनियर ने इसे 4 में से 2 स्टार दिए। फिल्म की कटहैप्पी स्टाइल और कथानक की आलोचना की, लेकिन एक्शन दृश्यों और चू के निर्देशन की सराहना करते हुए इसे हाई स्पीड मोशन में कविता कहा। 70 लॉस एंजल्स टाइम्स की बेट्सी शार्की ने नकारात्मक समीक्षा में अत्यधिक जटिल, विश्वकूद, भीतर के दुश्मन, बिना दुश्मन की कहानी और 3D की आलोचना की, लेकिन कहा कि हास्य जब काम करता है तो रिटालिएशन को कुछ हद तक मुक्ति प्रदान करता है। उन्होंने यह कहकर समाप्त किया, यह जटिल है। सच कहूं तो जोश के साथ बने रहने के लिए किसी को भी इतना कठिन नहीं सोचना चाहिए। 71 वैरायटी पत्रिका के जस्टिन चांग की ओर से एक और नकारात्मक समीक्षा आई, जिन्होंने विदेशी शहरों के बड़े पैमाने पर विनाश की फिल्म का उपहास करते हुए लिखा, जो दर्शक कोबरा में जैव रासायनिक हमले के तहत पेरिस के दृश्य से रोमांचित थे, वे लंदन को और भी अधिक भयावह भाग्य से गुजरते हुए देखकर प्रसन्न होंगे। हालांकि यह दृश्य जल्दी लगभग नीरस तरीके से फेंक दिया गया है, जिसमें एफिल टॉवर के ढहने के तमाशे जैसी किसी भी अतिशयोक्तिपूर्ण बात पर ध्यान देने का समय नहीं है। उन्होंने फिल्म को अपने हंसमुख रूप से मूर्खतापूर्ण 2009 के पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक सीधे-सादे मूर्खता के ब्रांड के रूप में संक्षेपित किया। 72 एम्पायर पत्रिका के लिए लिखते हुए ओली रिचर्ड्स ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और इसकी तुलना इसके पूर्ववर्ती से की। उन्होंने लिखा, पहली फिल्म जिस पर आप कम से कम हंस सकते थे। यह इसकी सभी मूर्खतापूर्ण सामग्री को लेती है और उन्हें सपाट रूप से दबा देती है। रिटालिएशन जरूरत से ज्यादा वादा करती है और कम देती है। 73 शिकागो सनटाइम्स के रिचर्ड रोपर ने फिल्म को संभावित 4 में से 1.5 स्टार दिए, इसे हास्यास्पद और अतिरंजित पराजय करार दिया, जिसमें अच्छी तरह से पैक किए गए कचरे के अलावा कुछ नहीं था, और आगे जोड़ा, यह कहना कि जीआई जो रिटालिएशन बड़ी स्क्रीन के लिए एक वीडियो गेम है, कई वीडियो गेम का अपमान करना है जो कहीं अधिक रचनात्मक, चुनौतीपूर्ण और बेहतर दिखने वाले हैं। प्रशंसा 2013 के टीन च्वाइस अवार्ड्स में जीआई जो रिटेलिएशन को 4 नामांकन मिले, च्वाइस मूवी एक्शन सहित। 75, 76, 77 जॉनसन को 2014 के किड्स च्वाइस अवार्ड्स में पसंदीदा पुरुष बटकीकर के लिए नामांकित किया गया था। 78 फिल्म को सर्वश्रेष्ठ एक्शन के लिए गोल्डन ट्रेलर अवार्ड्स में 2 बार नामांकित भी किया गया था। 79, 80, 81 संभावित सीक्वल और रीबूट। अप्रैल 2013 में
रिपोर्टें सामने आईं कि एक तीसरी जीआई जो फिल्म होगी 82 और यह संभवतः 3D में होगी। 83, 84 स्टूडियो ने घोषणा की कि चू तीसरी फिल्म का निर्देशन करने के लिए वापस आएंगे। 85 2013 के सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में चू ने अगली फिल्म में स्कारलेट को वापस लाने के बारे में बात की। 86 दूसरी फिल्म के लेखक सीक्वल में बैरोनेस को वापस लाने के बारे में भी सोच रहे हैं। 87 जॉनसन सीक्वल के लिए रोड ब्लॉक के रूप में लौटने में रुचि रखते हैं। 88 और पार्क ने स्नेक आइज के रूप में संभावित वापसी और अपने पालतू भेड़िए टिम्बर को भी शामिल करने की बात की है। 89 निर्माता लोरेंजो डी बोनावेंटुरा ने कहा है कि वह जीआई जो ट्रांसफॉर्मर्स क्रॉसओवर करने के लिए तैयार हैं। 90 जिसके बारे में चू ने कहा कि वह निर्देशन में रुचि रखेंगे। 91 बोनावेंटुरा ने बीजिंग न्यूज को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि जॉनसन और विलिस वापस आएंगे। स्क्रिप्ट अभी भी लेखन के चरण में है और वे तीसरी महत्वपूर्ण भूमिका जोड़ने पर विचार कर रहे हैं। 92 उसी वर्ष सितंबर तक चू को फिल्म का निर्देशन करने की पुष्टि की गई। साथ ही स्नो व्हाइट और हंट्समैन के लेखक इवान डॉघर्टी ने फिल्म की पटकथा लिखी। 93 5 दिसंबर 2013 को डॉघर्टी ने फिल्म की पटकथा लिखने और ड्यूक की हत्या के बारे में अपनी भावनाओं के बारे में बात की। 94 लेकिन चू ने एमटीवी को बताया कि टेटम सीक्वल में ड्यूक के रूप में लौट सकते हैं। 95 कोलाइडर के साथ एक साक्षात्कार में जॉनसन ने कहा कि उनका मानना है कि चू लाइव एक्शन जेम फिल्म पर काम करने के कारण निर्देशन में वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन वे फिल्म के लिए एक और निर्देशक ढूंढ सकते हैं। 96 यह पता चला था कि तीसरी फिल्म की 2016 की रिलीज की तारीख होगी। 97 जून 2014 में डी बोनावेंटुरा ने कोलाइडर को एक साक्षात्कार में बताया कि वे नए निर्देशकों से मिल रहे हैं। 99 अगले वर्ष फरवरी में फिल्म डिवाइडर ने बताया कि टीवी सीरीज मास्क से जुड़वा टॉमैक्स और जामोट और मैट ट्रैकर दिखाई देंगे। 100 अप्रैल में स्टूडियो ने फिल्म लिखने के लिए आरोन बर्ग और फिल्म का निर्देशन करने के लिए डीजे कारुसो को काम पर रखा। 101 102 नवंबर 2015 में डेडलाइन ने बताया कि अकीवा गोल्ड्समैन अगली जीआई जो फिल्म के लिए लेखकों के कमरे का नेतृत्व करेंगे। 103 सितंबर 2016 में बायंगहुन ली ने एलआरएम रिव्यू को बताया कि तीसरी फिल्म कर रहा स्टूडियो जॉनसन सहित अभिनेताओं के लौटने का इंतजार कर रहा है। 104 जनवरी 2017 में कारुसो ने कहा कि क्रॉसओवर फिल्म की स्क्रिप्ट अभी लिखी जा रही है। 105 मई 2017 में ड्वेन जॉनसन ने कहा कि यदि अवसर पैदा होता है तो वह भविष्य की किसी भी जीआई जो फिल्म में दिखाई देंगे और उन्हें फ्रैंचाइजी विस्तार का भी हिस्सा बनने की उम्मीद है। 106 सितंबर 2017 में यह घोषणा की गई थी कि तीसरी फिल्म का उद्देश्य फ्रैंचाइजी के रीबूट के रूप में अधिक काम करना है। 107 हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया है कि पैरामाउंट ने घोषणा की है कि फिल्म 27 मार्च 2020 को रिलीज होगी। 108 मई 2018 में द हैशटैग शो ने बताया कि फिल्म का शीर्षक जीआई जो एवर विजिलेंट होगा और जोश एपेलबाम और आंद्रे नेमेक फिल्म की पटकथा लिखेंगे। कथित तौर पर कथानक में उनके चरित्र को जोश की एक नई टीम को इकट्ठा करते हुए दिखाया जाएगा जिसमें डानिया जैनाक, डॉ. एडेल बर्कहार्ट, वाइल्ड बिल, बारबेक्यू, जनरल फ्लैग, डॉक्टर और कील हॉल शामिल होंगे जो टॉमैक्स और जामोट पाओली को एक डार्क मैटर WMD लॉन्च करने से रोकने के लिए सेना में शामिल होंगे। कहा जाता है कि फिल्म में कोबरा कमांडर के लिए एक कैमियो भूमिका है। 109 एंटरटेनमेंट वीकली के साथ एक साक्षात्कार में निर्माता लोरेंजो डी बोनावेंटुरा ने खुलासा किया कि सीक्वल के लिए कुछ स्क्रिप्ट वर्तमान में विकास में है। 110 फिल्म श्रृंखला का रीबूट स्नेक आइज 23 जुलाई 2021 को रिलीज किया गया। जॉन चू यहां पुनर्निर्देशित होता है। समान नाम वाले अन्य लोगों के लिए जोनाथन चू बहुविकल्पी देखें। जॉन एम चू मार्च 2013 में चू जन्म जोनाथन मरे चू 2 नवंबर 1979 आयु 44 पालो आल्टो कैलिफोर्निया अमेरिका अल्मा मेटर दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय BFA व्यवसायों फिल्म निर्देशक फिल्म निर्माता पटकथा लेखक सक्रिय वर्ष 2001 वर्तमान जीवनसाथी क्रिस्टिन हॉज एम 2018 बच्चे 2 जोनाथन मरे चू जन्म 2 नवंबर 1979 एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक निर्माता और पटकथा लेखक हैं।
उन्हें 2018 की क्रेजी रिच एशियन के निर्देशक के रूप में जाना जाता है, जो 1993 में द जॉय लक क्लब के बाद से आधुनिक सेटिंग में एशियाई मूल के अधिकांश कलाकारों को पेश करने वाली किसी प्रमुख हॉलीवुड स्टूडियो की पहली फिल्म है। 2. उन्होंने जिन फिल्मों का निर्देशन किया है, उनमें अक्सर संगीत तत्व शामिल होते हैं, जिनमें डांस फिल्में स्टेप अप 2, द स्ट्रीट्स 2008 और स्टेप अप 3D 2010, म्यूजिकल फिल्में जेम एंड द होलोग्राम्स 2015 और इन द हाइट्स 2021 और लाइव कॉन्सर्ट फिल्में जस्टिन बीबर नेवर से नेवर 2011 और जस्टिन बीबर बिलीव 2013 शामिल हैं। चू यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स के पूर्व छात्र हैं। प्रारंभिक जीवन। चू का जन्म कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो में हुआ था और वे पास के लॉस अल्टोस में पले बढ़े। उन्होंने किंडरगार्टन से 12वीं कक्षा तक पाइनवुड स्कूल में पढ़ाई की। 3. चू 5 बच्चों में सबसे छोटे हैं। 4. उन्होंने 5वीं कक्षा में फिल्में बनाना शुरू किया जब उनकी मां ने उन्हें अपने परिवार की छुट्टियों को रिकॉर्ड करने के लिए एक वीडियो कैमरा उपहार में दिया। चू ने इसके बजाय अपने भाई बहनों को लेकर घरेलू फिल्में बनाना शुरू कर दिया। 5. उनकी मां रूथ चू का जन्म ताइवान में हुआ था। उनके पिता लॉरेंस चू का जन्म सिचुआन में हुआ था। 6, 7, 8 उनका परिवार शेफ चू के रेस्तरां का मालिक है। 9. चू ने 2003 में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया से फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन में BFA प्राप्त किया। 4, जहां वे सिग्मा फी एप्सिलॉन बिरादरी के सदस्य थे। उन्होंने प्रिंसेस ग्रेस अवार्ड, कोडक स्टूडेंट फिल्म मेकर अवार्ड, 10 एंटी डिफेमेशन लीग द्वारा प्रस्तुत डोरे शारी अवार्ड, जैक निकोलसन निर्देशन पुरस्कार जीता और उन्हें IFP वेस्ट प्रोग्राम प्रोजेक्ट इन्वॉल्व के लिए सम्मानित किया गया। उद्धरण की आवश्यकता। कैरियर। अपनी स्टूडेंट शॉर्ट व्हेन द किड्स आर अवे बनाने के बाद चू को विलियम मॉरिस एजेंसी ने साइन किया और कई हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स से जोड़ा। चू को सोनी पिक्चर्स ने अपनी फीचर बाय बाय बर्डी का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा था, लेकिन बजट संबंधी चिंताओं के कारण सोनी ने कभी भी फिल्म को हरी झंडी नहीं दी। सोनी ने द ग्रेट गैट्सबी के अपने अपडेटेड वर्जन को निर्देशित करने के लिए चू को फिर से काम पर रखा। 11 जो सफल नहीं हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने अपनी 2013 की फिल्म के लिए खरीद लिया। वह AC/DC या एडम चू डांस क्रू नामक एक डांस क्रू में है। एक साक्षात्कार में चू ने एक सवाल का जवाब दिया जो उनसे अक्सर पूछा जाता है, आपकी सभी फिल्मों में डांस क्यों होता है? उन्होंने जवाब दिया, मुझे नहीं पता क्यों। यह बहुत स्पष्ट लगता है, लेकिन डांसर्स के बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे सबसे अधिक प्रेरित करता है। मुझे नहीं पता कि यह सिर्फ डांस है, लेकिन मुझे लगता है कि डांसर्स अद्भुत कलाकार हैं, और हर बार जब मैं किसी नए डांसर से मिलता हूं तो यह मेरे दिमाग में कुछ ट्रिगर करता है और मैं जितना हो सकता था उससे कहीं अधिक रचनात्मक हो जाता हूं। जब मुझे लगता है कि रचनात्मकता फूट रही है तो मैं उसके साथ चलता हूं। 12 2013 में चू को एशियाई प्रशांत अमेरिकी APA समुदाय में उनके योगदान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे लंबे समय तक चलने वाले रंग थिएटर ईस्ट वेस्ट प्लेयर्स EWP द्वारा विजनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तर में चू ने खुलासा किया कि उन्होंने एक बच्चे के रूप में EWP की प्रस्तुतियों में भाग लिया था और भविष्य में उनके साथ सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित थे। 13 2013 में चू ने वर्जिन अमेरिका के लिए एक प्री फ्लाइट सुरक्षा वीडियो का निर्देशन किया। वीडियो को एक संगीतमय संख्या की तरह संरचित किया गया था जिसमें कई शैलियों और उच्च ऊर्जा नृत्य को शामिल किया गया था। 14 वीडियो को 2018 तक उड़ानों से पहले चलाया गया था जब वर्जिन अमेरिका को अलास्का एयरलाइंस में शामिल कर लिया गया था। चू ने क्रेजी रिच एशियन का निर्देशन किया जो 17 अगस्त 2018 के सप्ताहांत में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी, जिसने अपने पहले 5 दिनों में US बॉक्स ऑफिस पर $35 मिलियन से अधिक की कमाई की, 15 और रॉटन टोमाटोज से 93% रेटिंग प्राप्त की। फिल्म की रिलीज के एक हफ्ते के भीतर वैराइटी ने बताया कि वार्नर ब्रदर्स द्वारा एक सीक्वल पहले से ही विकास में था जिसमें चू को निर्देशित करने की योजना थी। 16 निर्देशक चू किताब में राहेल चू के परिवार का हिस्सा हैं, एक दूर के चचेरे भाई के रूप में। 17 चू ने वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के लिए इसी नाम के ब्रॉडवे संगीत पर आधारित इन द हाइट्स का निर्देशन किया। इसे पहले 26 जून 2020 को रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। फिल्म 10 जून 2021 को रिलीज होगी। 18, 19, 20, 21
अक्टूबर 2020 में यह घोषणा की गई थी कि चू डिज्नी प्लस श्रृंखला विलो के लिए पायलट का निर्देशन करेंगे, जो इसी नाम की फिल्म पर आधारित है, जिसमें वारविक डेविस शीर्षक चरित्र के रूप में लौटेंगे। 22-23 अगले महीने चू ने लिलो और स्टिच के लाइव एक्शन रूपांतरण को निर्देशित करने के लिए डिज्नी के साथ बातचीत शुरू की। 24 जिसे उन्होंने अंततः अन्य दायित्वों के कारण पारित कर दिया। जनवरी 2021 में चू ने अपने अगले बच्चे के जन्म के साथ उत्पादन में देरी और व्यक्तिगत कारणों के कारण विलो पर निर्देशकीय कर्तव्यों को छोड़ दिया। 25 अगले महीने यह घोषणा की गई कि चू यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए विकेड के 2 भाग के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करेंगे। दोनों भागों को नवंबर 2024 और 2025 में रिलीज किया जाएगा। 26-27 आगामी परियोजनाएं चू डॉ सीस के द प्लेसेस यू विल गो के रूपांतरण का निर्देशन करेंगे, जिसका निर्माण डॉ सीस एंटरप्राइजेज और बैड रोबोट प्रोडक्शंस के साथ वार्नर एनिमेशन ग्रुप द्वारा किया जाएगा। 28 मार्च 2022 में यह घोषणा की गई कि चू बच्चों के मॉडलिंग कंपाउंड प्लेडोह पर आधारित एक एनिमेटेड फिल्म का निर्माण और संभवतः निर्देशन करेंगे। इसका निर्माण एंटरटेनमेंट वन और है एस्ब्रो द्वारा किया जाएगा। 29-30 अप्रैल 2023 में यह पता चला कि चू एंड्रयू लॉयड वेबर और टिम राइस के संगीत जोसेफ एंड द अमेजिंग टेक्निकलर ड्रीमकोट के एक फीचर फिल्म रूपांतरण का निर्देशन और सहनिर्माण करेंगे, एक जुनूनी प्रोजेक्ट जिसे वह कुछ समय से अमेजन एमजीएम स्टूडियो और रियली यूजफुल ग्रुप के लिए बनाने की उम्मीद कर रहे थे। इसका निर्माण स्कॉट सैंडर्स और मारा जैकब्स द्वारा किया जाएगा, जो इन द हाइट्स में उनके साथ काम करने के बाद चू के साथ फिर से जुड़ेंगे। 31 व्यक्तिगत जीवन चू की शादी क्रिस्टिन हॉज से हुई है। उनकी बेटी विलो चू का जन्म 2017 में हुआ था। उसका नाम 1988 की फंतासी फिल्म विलो के नाम पर रखा गया है। 32 उनके बेटे जोनाथन हाइट्स चू का जन्म 2019 में हुआ था। उनका मध्य नाम फिल्म इन द हाइट्स से आया है, जिसे चू उस समय निर्देशित कर रहे थे। ब्रायन डेविड गोल्डनर 21 अप्रैल 1963 11 अक्टूबर 2021 एक अमेरिकी व्यापार मुख्य कार्यकारी और फिल्म निर्माता थे। वह 2008 से अपनी मृत्यु तक अमेरिकी खिलौना और मीडिया कंपनी है एस्ब्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। प्रारंभिक जीवन गोल्डनर का जन्म 21 अप्रैल 1963 को हंटिंगटन, न्यूयॉर्क में हुआ था। वे मार्जोरी मेयर के बेटे हैं, जो एक निवेश सलाहकार हैं, और नॉर्मन गोल्डनर, जो एक पावर मैनेजमेंट कंपनी ईटन में काम करते थे। 1-2 उन्होंने हंटिंगटन हाई स्कूल और हनोवर, न्यू हैम्पशायर में डार्टमाउथ कॉलेज में पढ़ाई की, जहां उन्होंने राजनीति में महारत हासिल की। वहां उन्होंने सार्वजनिक भाषण का अभ्यास किया और एक रेडियो डिस्क जॉकी भी थे। 3 कैरियर गोल्डनर ने 1985 में लॉन्ग आइलैंड में एक हेल्थ केयर फर्म में मार्केटिंग असिस्टेंट के रूप में अपना करियर शुरू किया। 1997 में गोल्डनर को विज्ञापन होल्डिंग कंपनी जेडब्ल्यूटी के मनोरंजन अकाउंटेंट डिवीजन का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन उन्हें बंदाई अमेरिका ने लुभाया। 3 1997 से 2000 तक बंदाई अमेरिका के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पावर रेंजर्स के निर्माता है सबन से दोस्ती की। 4 गोल्डनर 2000 में है एस्ब्रो की टाइगर इलेक्ट्रॉनिक्स इकाई में काम कर रहे थे, जब कंपनी ने 5000 नौकरियां खो दी थीं। 5 2003 तक कंपनी ने शेयर बाजार में वापसी की और 2008 में गोल्डनर है एस्ब्रो के मुख्य परिचालन अधिकारी बन गए और 2015 में उन्हें बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 6-7 उन्होंने 2007 में सफल ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म रूपांतरण में कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, जिसे है एस्ब्रो को एक चरित्र आधारित मल्टीमीडिया कंपनी के रूप में विस्तारित करने का श्रेय दिया गया। उन्होंने 2009 की फिल्मों ट्रांसफॉर्मर्स, रिवेंज ऑफ द फॉलन और जीआई जो द राइज ऑफ कोब्रा में इस भूमिका को जारी रखा। 3 गोल्डनर है एस्ब्रो को डिज्नी के मार्वल यूनिवर्स के पात्रों का लाइसेंसधारी बनाने के लिए जिम्मेदार थे। 2 गोल्डनर ने अपने कार्यकाल के दौरान इन पात्रों के सिनेमा में आने की तुलना 1980 के दशक में मेहेज विज्ञापनों से लेकर टेलीविजन श्रृंखला तक के विस्तार से की। 2012 में गोल्डनर का वेतन पैकेज लगभग $9.68 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया था। 8 2008 में उनके प्रमोशन के वर्ष में गोल्डनर को मार्केट वॉच द्वारा वर्ष का सीईओ नामित किया गया था। 9 2018 में गोल्डनर ने सबन के साथ अपनी दोस्ती का फायदा उठाते हुए पहले पावर रेंजर्स के लिए मास्टर टॉय लाइसेंस हासिल किया, फिर कई महीनों बाद सबन ब्रांड्स से $522 मिलियन में फ्रेंचाइजी और अन्य संपत्तियां खरीदी। 4
10. व्यक्तिगत जीवन। गोल्डनर ने सामाजिक कार्यकर्ता बारबरा से शादी की। 11. दंपति की एक बेटी ब्रुक और एक बेटा ब्रैंडन था, जिसकी 2015 में मृत्यु हो गई। 11. 2017 में प्रोविडेंस, रोड आइलैंड में एक पार्क के खेल के मैदान का नाम बदलकर ब्रैंडन बीच कर दिया गया। 12. अगस्त 2020 में गोल्डनर ने खुलासा किया कि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर है और 2014 से इस स्थिति का इलाज करवा रहे थे। 13. उन्होंने 10 अक्टूबर 2021 को चिकित्सा कारणों से हैस्ब्रो के सीईओ के रूप में तत्काल छुट्टी ले ली और एक दिन बाद 58 वर्ष की आयु में रोड आइलैंड के बैरिंगटन में अपने घर पर उनका निधन हो गया। 14. फिल्मोग्राफी। कार्यकारी निर्माता ट्रांसफॉर्मर्स 2007, ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन 2009, ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून 2011, टेलर स्विफ्ट जर्नी टू फियरलेस 2011, क्लू टीवी 2011 से 2012, ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन 2014, ओइजा 2014, ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट 2017, हनाजुकी खजानों से भरा 2017, भौंरा 2018, पावर रेंजर्स बीस्ट मॉर्फर्स टीवी 2019, माई लिटिल पोनी ए न्यू जनरेशन 2021, ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स 2023 पोस्टहोमस रिलीज। निर्माता जीआई जो द राइज ऑफ कोबरा 2009, युद्धपोत 2012, जीआई जो प्रतिशोध 2013, जेम और होलोग्राम 2015, ओइजा ओरिजिन ऑफ एविल 2016, माई लिटिल पोनी द मूवी 2017, सांप की आंखें 2021, डंगॉन्स एंड ड्रैगन्स ऑनर अमंग थीव्स 2023 पोस्टहोमस रिलीज। डोनाल्ड जोसेफ कोट्रोना जन्म 23 मई 1980 एक अमेरिकी अभिनेता हैं जिन्हें फिल्म जीआई जो रिटेलिएशन 2013 में उनकी भूमिका और एल रे नेटवर्क हॉरर टेलीविजन सीरीज फ्रॉम डस्क टिल डॉन में सेठ गेको के रूप में जाना जाता है। उन्हें डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स फिल्म शाज़म में पेड्रो पेना के रूप में लिया गया था और 2023 की अगली कड़ी में भूमिका के लिए वापस लौटे। प्रारंभिक जीवन। कोट्रोना का जन्म न्यू हेवन, कनेक्टिकट में हुआ था। उनकी मां शेरी एक शिक्षिका हैं और उनके पिता डोनाल्ड एक रिसाइकलिंग कंपनी के लिए काम करते हैं। 2. कोट्रोना का आंशिक इतालवी वंश है। 2. उन्होंने बोस्टन में नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में वकील बनने के लिए पढ़ाई शुरू की, लेकिन एक लॉ फर्म में गर्मियों की इंटर्नशिप करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें वकीलों के साथ काम करना पसंद नहीं है। 2. अपने दूसरे वर्ष में उन्होंने अभिनय करना शुरू कर दिया। अपने स्प्रिंग ब्रेक के दौरान वह लॉस एंजल्स में एक दोस्त से मिलने गए और फिर कभी कॉलेज नहीं लौटे। कैरियर। कुछ अतिथि अभिनीत भूमिकाओं के बाद कोट्रोना को टेलीविजन सीरीज द ओसी 2 में रयान एटवुड की भूमिका के लिए विचार किया गया था, लेकिन वह भूमिका बेन मैकेंजी को मिल गई। उसके तुरंत बाद कोट्रोना को 2003 में फॉक्स के नए ड्रामा स्किन में पुरुष प्रधान भूमिका के लिए चुना गया, जिसे जेरी ब्रुकहाइमर ने बनाया था। 2. कोट्रोना ने लॉस एंजल्स डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के बेटे एडम रोम की भूमिका निभाई। उनका किरदार ज्वेल गोल्डमैन ओलिविया वाइल्ड के साथ जुड़ जाता है, जिसके पिता एक पोर्नोग्राफी कंपनी चलाते हैं। अपने पिता के झगड़े के कारण वे रोमियो और जूलियट के रिश्ते की तलाश करते हैं। खराब रेटिंग और विवादास्पद कहानी के कारण स्किन को 3 एपिसोड प्रसारित होने के बाद रद्द कर दिया गया था। कोट्रोना 2005 की हॉरर फिल्म वेनम में दिखाई दिए। 3, जिसे जिम गिलेस्पी ने निर्देशित किया था। कोट्रोना ने 2006 स्लैमडांस फिल्म फेस्टिवल फिल्म लव इज द ड्रग में भी अभिनय किया। 4. 2005 में कोट्रोना ने फिर से एक टीवी सीरीज में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने शॉन मैथर्स की भूमिका निभाई, जो एक फूल की दुकान का कर्मचारी है जिसका अतीत काला है और जो लॉटरी विजेताओं के समूह में से एक है। एनबीसी सीरीज विंडफॉल में। 5. यह सीरीज 2005-06 के टीवी सीजन के लिए मिड सीजन रिप्लेसमेंट के बजाय 2006 की गर्मियों में दिखाई गई थी। कोट्रोना को वार्नर ब्रदर्स की नियोजित फिल्म जस्टिस लीग मॉर्टल के लिए सुपरमैन की भूमिका में लिया गया था। 6. लेकिन 2007 से 2008 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल और अन्य उत्पादन चिंताओं के परिणामस्वरूप होने वाले मुद्दों के बाद फिल्म को रद्द कर दिया गया था।
2010 में कोट्रोना फिल्म डियर जॉन में दिखाई दिए। 7, 8, 9 फरवरी में उन्हें एबीसी पायलट 187 डेट्रॉयट में डिटेक्टिव जॉन स्टोन 10 के रूप में कास्ट किया गया, जिसमें माइकल इम्पियोली, शॉन मजूमदार और एरिन कमिंग्स भी शामिल हैं। 11 जब एबीसी ने श्रृंखला का आदेश दिया तो इसका नाम बदलकर डेट्रॉयट 1 अगस्त 2007 कर दिया गया। श्रृंखला के 16वें एपिसोड स्टोन कोल्ड में उनके चरित्र को मार दिया गया था। कोट्रोना ने सीक्वल जीआई जो रिटेलिएशन 2013 में प्रमुख भूमिकाओं में से एक फ्लिंट की भूमिका निभाई। 12 मार्च 2014 में रॉबर्ट रोड्रिगेज द्वारा विकसित हॉरर टेलीविजन सीरीज फ्रॉम डस्क टिल डॉन को उसी शीर्षक की अपनी पंथ हॉरर फिल्म के आधार पर नए लॉन्च किए गए एल रे नेटवर्क पर प्रसारित किया गया था। कोट्रोना ने श्रृंखला में सेठ गेको की भूमिका निभाई। 2016 में श्रृंखला समाप्त होने तक मुख्य कलाकारों के सदस्य रहे। 13 कोट्रोना तब से टॉम क्लैंसी की घोस्ट रिकन वाइल्डलैंड्स की प्रमोशन 30 मिनट की लघु फिल्म में दिखाई दी है, जो फरवरी 2017 में प्रसारित हुई थी। ली ब्यूंगहुन, कोरियाई, इब्योंगहन, जन्म 12 जुलाई 1970, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता हैं। उन्हें कई तरह की शैलियों में उनके काम के लिए प्रशंसा मिली है, जिनमें सबसे उल्लेखनीय है जॉइंट सिक्योरिटी एरिया 2000, ए बिटरस्वीट लाइफ 2005, द गुड, द बैड, द वियर्ड 2008, आई सॉ द डेविल 2010, मास्केरेड 2012 और टेलीविजन सीरीज आइरिस 2009 और मिस्टर सनशाइन 2018। उनकी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म इनसाइड मैन 2015 ने उन्हें 3 सबसे प्रतिष्ठित दक्षिण कोरियाई पुरस्कार समारोहों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया, 52वें बेकसैंग आर्ट्स अवार्ड्स, 37वें ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स और 53वें ग्रैंड बेल अवार्ड्स। ली की 7 फिल्में हैं जॉइंट सिक्योरिटी एरिया, द गुड, द बैड, द वियर्ड, मास्केरेड, इनसाइड मैन, मास्टर, एशफॉल और द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट, जो दक्षिण कोरिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में है। ली 2012 में फिल्म डिवीजन में गैलप कोरिया के एक्टर ऑफ द ईयर और 2018 में टेलीविजन डिवीजन में थे। 2021 में वह नेटफ्लिक्स की हिट सर्वाइवल सीरीज स्क्विड गेम में फ्रंटमैन के रूप में एक आवर्ती भूमिका में दिखाई दिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्हें जीआई जो द राइज ऑफ कोब्रा 2009 और इसके सीक्वल जीआई जो रिटेलिएशन 2013 में स्टॉर्म शैडो को चित्रित करने और रेड 2013 में ब्रूस विलिस के साथ अभिनय करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने टर्मिनेटर जेनेसिस 2015 में T-1000 और द मैग्निफिसेंट 7 2016 में बिली रॉक्स को चित्रित किया। ली लॉस एंजल्स में वार्षिक अकादमी पुरस्कारों में ऑस्कर पेश करने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता थे और वे एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के सदस्य हैं। 4 ली और आहन सुंग की पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता थे जिन्होंने हॉलीवुड, लॉस एंजल्स में ग्रूमैन के चीनी थिएटर के प्रांगण में अपने हाथ और पैरों के निशान अंकित किए थे। कैरियर, शुरुआत और सफलता। ली का करियर 1991 में केबीएस टैलेंट ऑडिशन और टेलीविजन ड्रामा एसफाल्ट माई होमटाउन से अपनी शुरुआत के बाद शुरू हुआ। 5 ली ने एक्शन ड्रामा एसफाल्ट मैन और रोमांटिक फिल्म द हारमोनियम इन माई मेमोरी से ध्यान आकर्षित किया। 6 लेकिन यह केवल 2000 में था कि उन्हें पार्क चानवुक की जॉइंट सिक्योरिटी एरिया के साथ बड़ी सफलता मिली। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिया और उस समय सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कोरियाई फिल्म बन गई। 7 सीमारक्षक सैनिक के रूप में ली की भूमिका ने उन्हें बुसान फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। वैश्विक स्टारडम। 2001 में ली की लोकप्रियता तब बढ़ती रही जब उन्होंने मेलोड्रामा ब्यूटीफुल डेज और बंजी जंपिंग ऑफ देयर ओन में अभिनय किया। 8 2003 में उन्हें पोकर ड्रामा ऑल इन में उनकी भूमिका के लिए SBS ड्रामा अवार्ड्स में ग्रैंड पुरस्कार और बेकसैंग आर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। 9 अपनी फिल्म और टेलीविजन भूमिकाओं के कारण ली ने पूरे एशिया, विशेष रूप से जापान में लोकप्रियता में वृद्धि का अनुभव किया। 10-11 2008 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। 2005 से ली ने फिल्म पर ध्यान केंद्रित किया। किम जी-वून द्वारा निर्देशित ए बिटरस्वीट लाइफ में अपने प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की। 12-13 जिसे कान फिल्म महोत्सव में प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया था।
14 ली को ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स और ग्रैंड बेल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था और चुनसा फिल्म आर्ट अवार्ड्स, बेक्सैंग आर्ट्स अवार्ड्स और कोरियन एसोसिएशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स में जीता था। ली ने निर्देशक किम जी-वून के साथ किमची वेस्टर्न, द गुड, द बैड, द वियर्ड में फिर से काम किया, जिसमें उन्होंने पहली बार खलनायक की भूमिका निभाई। 15 फिल्म को कान फिल्म महोत्सव में प्रतियोगिता से बाहर प्रदर्शित किया गया था। 16 फिल्म में ली के आकर्षक प्रदर्शन ने उनके लिए वैश्विक मान्यता बढ़ाई। 17 इसके कारण ली ने हॉलीवुड में पदार्पण किया, जहां उन्होंने जी.आई. जो द राइज ऑफ कोब्रा में स्टॉर्म शैडो की भूमिका निभाई, जिसमें चैनिंग टैटम और सियाना मिलर भी थे। 19 कोरिया में वापस ली अमेरिकी अभिनेता जोश हार्टनेट और जापानी अभिनेता ताकुया किमुरा के साथ आई कम विद द रेन में दिखाई दिए। 20 ली 2009 के अंत में जासूसी एक्शन थ्रिलर आइरिस में एक गुप्त एजेंट के रूप में टेलीविजन पर लौटे, जो खुद को एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के केंद्र में पाता है। 21 कथित तौर पर उन्हें अपनी भूमिका के लिए प्रति एपिसोड 100 मिलियन से अधिक वॉन मिले, जो देश के ड्रामा इतिहास में तीसरा सबसे अधिक था। 22 आइरिस अब तक के सबसे महंगे शो में से एक था और पूरे एशिया में एक बड़ी हिट थी। 24 ली के प्रदर्शन ने उन्हें केबीएस ड्रामा अवार्ड्स में ग्रैंड पुरस्कार और बेक्सैंग आर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। 26 2010 में ली ने चोई मिन्सिक के साथ आई सॉ द डेविल में अभिनय किया। 27 किम जी-वून के साथ उनका तीसरा सहयोग, जिसका प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 28 खुफिया एजेंट के उनके चित्रण ने उन्हें बेक्सैंग आर्ट्स अवार्ड्स में ग्रैंड पुरस्कार दिलाया। 29 प्रशंसा और हॉलीवुड भूमिकाएं। ली को भव्य पीरियड ड्रामा मास्केरेड में दोहरी भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा मिली। 30 यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और कोरियाई इतिहास में 10 मिलियन एडमिशन को पार करने वाली 7वीं फिल्म बन गई। 31 ली ने अपने प्रदर्शन के लिए ग्रैंड बेल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 23 जून 2012 को ली आहन सुंगकी के साथ लॉस एंजल्स के हॉलीवुड में ग्रूमन के चीनी थिएटर के प्रांगण में अपने हाथ और पैरों के निशान छोड़ने वाले पहले कोरियाई अभिनेता बने। जी.आई. जो द राइज ऑफ कोब्रा में स्टॉर्म शैडो की भूमिका और इसके सीक्वल जी.आई. जो रिटेलिएशन के लिए उन्हें हॉलीवुड में उभरते सितारे के रूप में पहचाना गया। 34 जी.आई. जो ऑस्ट्रेलिया प्रीमियर में। 2013 में ली ने जी.आई. जो रिटेलिएशन में स्टॉर्म शैडो के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 36 इसके बाद उन्होंने ब्रूस विलिस, कैथरीन जेटा-जोन्स, हेलेन मिरेन और जॉन माल्कोविच के साथ अमेरिकी फिल्म रेड 2 में सहअभिनय किया, जो 2010 की एक्शन कॉमेडी हिट रेड की अगली कड़ी थी। 38 अपने सेक्स चैट घोटाले के बाद ली ने 2015 में मार्शल आर्ट फिल्म मेमोरीज ऑफ द स्वॉर्ड के साथ वापसी की। फिल्म को 2013 के अंत में शूट किया गया था और 2014 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन ली के घोटाले के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 39 उन्हें एक युवा और महत्वाकांक्षी योद्धा के रूप में उनकी दृश्य चुराने वाली भूमिका के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन फिल्म अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही और इसकी गड़बड़ साजिश के लिए आलोचना की गई। 40 उसी वर्ष ली ने अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ टर्मिनेटर जेनेसिस में T-1000 की भूमिका निभाई। 41 इसके बाद उन्होंने वू मिन्हो की राजनीतिक अपराध थ्रिलर इनसाइड मैन में अभिनय किया। 43 जो कोरियाई बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली R-रेटेड फिल्म बन गई। 44 2016 में ली ने अमेरिकी क्राइम थ्रिलर मिसकंडक्ट में अभिनय किया। 48 28 फरवरी 2016 को ली ने 88वें अकादमी पुरस्कार में भाग लिया और अभिनेत्री सोफिया वेरगारा के साथ सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार प्रस्तुत किया। वह ऑस्कर में पुरस्कार प्रदान करने वाले पहले कोरियाई अभिनेता थे। 49 उसी वर्ष ली ने डेनिजल वॉशिंगटन, क्रिस प्रैट और एथन हॉक के साथ द मैग्निफिसेंट 7 में चाकू चलाने वाले बंदूकधारी बिली रॉक्स की भूमिका निभाई। 51 वाल्टर ब्रूस विलिस, जन्म 19 मार्च 1955, एक अमेरिकी सेवानिवृत्त अभिनेता है। उन्होंने कॉमेडी ड्रामा सीरीज मूनलाइटिंग 1985 से 1989 में एक प्रमुख भूमिका के साथ प्रसिद्धि प्राप्त की और 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। डाई हार्ड फ्रेंचाइज 1988 से 2013 में जॉन मैकक्लेन के चित्रण के लिए एक एक्शन हीरो के रूप में पहचान हासिल की। 1, 2
विलिस की अन्य फिल्मों में द लास्ट बॉय स्काउट 1991, पल्प फिक्शन 1994, 12 मंकीज 1995, द फिफ्थ एलिमेंट 1997, आर्मगेडन 1998, द सिक्स्थ सेंस 1999, अनब्रेकेबल, द होल नाइन यार्ड्स दोनों 2000, टीयर्स ऑफ द सन 2003, सिन सिटी 2005, द एक्सपेंडेबल्स, रेड दोनों 2010, लूपर 2012 और ग्लास 2019 शामिल हैं। अपने करियर के अंतिम कुछ वर्षों में उन्होंने कई कम बजट की डायरेक्ट टू वीडियो फिल्मों में अभिनय किया जिन्हें खराब प्रतिक्रिया मिली। विलिस ने 2022 में वाचाघात के कारण अभिनय से संन्यास ले लिया। एक गायक के रूप में विलिस ने 1987 में अपना पहला एल्बम द रिटर्न ऑफ ब्रूनो रिलीज किया। उसके बाद 1989 और 2001 में 2 और एल्बम जारी किए। उन्होंने 2015 में मिस्री के स्टेज रूपांतरण में अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया। विलिस ने अपने पूरे करियर में कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिसमें एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 2 प्राइम टाइम एमी अवार्ड और 2 पीपल्स चॉइस अवार्ड शामिल हैं। उन्हें 2006 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला। विलिस की फिल्मों ने उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर $64 बिलियन और $5 बिलियन के बीच कमाई की है, जिससे वह 2010 में 8वें सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अग्रणी अभिनेता बन गए। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। वाल्टर ब्रूस विलिस का जन्म 19 मार्च 1955 को इद्रोबर्स्टीन में हुआ था, जो उस समय पश्चिम जर्मनी था। 3. उनकी मां मार्लीन। 4. जर्मन थीं, जो कैसल से थीं। 5. और उनके पिता डेविड विलिस एक अमेरिकी सैनिक थे। उनकी एक छोटी बहन फ्लोरेंस और 2 छोटे भाई रॉबर्ट, मृत और डेविड हैं। 6. 1957 में सेना से छुट्टी मिलने के बाद उनके पिता परिवार को अपने गृहनगर कार्नीज पॉइंट, न्यू जर्सी में स्थानांतरित कर दिया। विलिस ने अपनी पृष्ठभूमि को ब्लू कॉलर लोगों की लंबी लाइन के रूप में वर्णित किया है। 7. उनकी मां एक बैंक में काम करती थीं और उनके पिता एक वेल्डर, मास्टर मैकेनिक और फैक्ट्री वर्कर थे। 8. विलिस हकलाते हुए बोलते थे। 7. उन्होंने कार्नीज पॉइंट टाउनशिप में पेन्स ग्रोव हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनके सहपाठियों ने उन्हें बक-बक उपनाम दिया। 9. 10. विलिस ड्रामा क्लब में शामिल हो गए और पाया कि मंच पर अभिनय करने से उनका हकलाना कम हो गया। अंततः उन्हें छात्र परिषद का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने 1973 में पेन्स ग्रोव हाई स्कूल से स्नातक किया। 8. हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद विलिस ने सलेम न्यूक्लियर पावर प्लांट 11 में एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया और डीप वाटर में ड्यूपॉन्ट चेम्बर्स वर्क्स फैक्ट्री में चालक दल के सदस्यों को पहुंचाया। 12. एक निजी अन्वेषक के रूप में काम करने के बाद उन्होंने अभिनय की ओर रुख किया, एक भूमिका जो उन्होंने बाद में कॉमेडी ड्रामा सीरीज मूनलाइटिंग और एक्शन कॉमेडी फिल्म द लास्ट बॉय स्काउट में निभाई। विलिस ने मोंटक्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी में ड्रामा प्रोग्राम में दाखिला लिया। 13. जहां उन्हें कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ के प्रोडक्शन में कास्ट किया गया। उन्होंने 1977 में स्कूल छोड़ दिया और न्यूयॉर्क शहर चले गए, जहां उन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में मैनहट्टन के एक 8 बार कामिकेज में बारटेंडर के रूप में अपना भरणपोषण किया। 14. 15. जबकि वे हेल्स किचन पड़ोस में रहते थे। 16. आजीविका। 1980 का दशक, मूनलाइटिंग, डाई हार्ड और प्रसिद्धि की ओर बढ़ना। 1989 में 61वें अकादमी पुरस्कार समारोह में विलिस को टेलीविजन सीरीज मूनलाइटिंग 1985 से 1989 में डेविड एडिसन जूनियर के रूप में लिया गया था। इस पद के लिए 3000 अन्य अभिनेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा की। 17. साइबिल शेफर्ड के साथ मूनलाइटिंग में उनकी अभिनीत भूमिका ने उन्हें एक हास्य अभिनेता के रूप में स्थापित करने में मदद की। शो के 5 सीजन के दौरान उन्होंने ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड एक्टर के लिए एमी अवार्ड और टेलीविजन सीरीज म्यूजिकल या कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। 7. शो की सफलता के चरम पर पेय निर्माता सीग्राम ने विलिस को अपने गोल्डन वाइन कूलर उत्पादों के लिए पिचमैन के रूप में काम पर रखा था। 18. विज्ञापन अभियान ने विलिस को 2 वर्षों में 5 से 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया। 1987 में विलिस को ब्लेक एडवर्ड्स की फिल्म ब्लाइंड डेट में अपनी पहली मुख्य भूमिका मिली, जिसमें किम बेसिंगर और जॉन लारोक्वेट ने सह-अभिनय किया। 7. एडवर्ड्स ने उन्हें सनसेट 1988 में वास्तविक जीवन के काउबॉय अभिनेता टॉम मिक्स की भूमिका निभाने के लिए फिर से कास्ट किया। उसी वर्ष उन्होंने जॉन मैकक्लेन के रूप में डाई हार्ड
1988 में एक एक्शन भूमिका में अभिनय किया। 7 उन्होंने फिल्म में अपने अधिकांश स्टंट खुद किए। 20 और फिल्म ने दुनिया भर में 138, 708, 852 की कमाई की। 21 डाई हार्ड के साथ अपनी सफलता के बाद विलिस ने वियतनाम के दिग्गज एमेट स्मिथ के रूप में ड्रामा इन कंट्री में एक प्रमुख भूमिका निभाई और लुक हूज टॉकिंग 1989। 1980 के दशक के अंत में विलिस ने एक रिकॉर्डिंग कलाकार के रूप में मध्यम सफलता का आनंद लिया। पॉपब्लूज का एक एल्बम रिकॉर्ड किया, द रिटर्न ऑफ ब्रूनो, जिसमें पॉइंटर सिस्टर्स की विशेषता वाला हिट सिंगल रेस्पेक्ट योरसेल्फ शामिल था। 24 एलपी को स्पाइनल टैप जैसी रॉक्यूमेंट्री पैरोडी द्वारा बढ़ावा दिया गया था, जिसमें वुडस्टॉक सहित प्रसिद्ध कार्यक्रमों में विलिस के प्रदर्शन के दृश्य थे। उन्होंने ड्रिफ्टर्स के गीत अंडर द बोर्डवॉक का एक संस्करण दूसरे एकल के रूप में जारी किया। यह यूके सिंगल्स चार्ट पर नंबर 2 पर पहुंच गया, लेकिन अमेरिका में कम सफल रहा। विलिस कई बार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में लौटे। डाई हार्ड में जॉन मैकक्लेन की भूमिका निभाकर बड़ी व्यक्तिगत सफलता और पॉप संस्कृति प्रभाव प्राप्त करने के बाद विलिस ने सीक्वल डाई हार्ड 2 1990 और डाई हार्ड विद ए वेंजेंस 1995 में अपनी भूमिका दोहराई। 7 डाई हार्ड सीरीज की इन पहली 3 किस्तों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की और विलिस को हॉलीवुड के एक्शन सितारों की पहली पंक्ति में पहुंचा दिया। उद्धरण वांछित 1990 के दशक की शुरुआत में विलिस के करियर में मामूली गिरावट आई, क्योंकि उन्होंने द बोनफायर ऑफ द वैनिटीज 1990 और हडसन हॉक 1991 जैसी फ्लॉप फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि उन्हें द लास्ट बॉय स्काउट के साथ बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिली। उन्हें स्ट्राइकिंग डिस्टेंस 1993 से अधिक सफलता मिली, लेकिन कलर ऑफ नाइट 1994 के साथ फिर से फ्लॉप हो गए। इसे आलोचकों द्वारा खराब माना गया, लेकिन होम वीडियो मार्केट में अच्छा प्रदर्शन किया और 1995 में संयुक्त राज्य अमेरिका में शीर्ष 20 सबसे अधिक किराए पर ली गई फिल्मों में से एक बन गई। 26 मैक्सिम ने भी फिल्म में उनके सेक्स दृश्य को फिल्म इतिहास में सर्वश्रेष्ठ माना। 27 1994 में विलिस ने क्वेंटिन टारंटिनो की प्रशंसित पल्प फिक्शन के एक भाग में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। 7 फिल्म की सफलता ने उनके करियर को बढ़ावा दिया और उन्होंने अपने लुक हूज टॉकिंग सहकलाकार जॉन ट्रेवोल्टा के साथ अभिनय किया। 28 1996 में वे कार्टून ब्रूनो द किड के कार्यकारी निर्माता और स्टार थे, जिसमें उनका सीजीआई प्रतिनिधित्व था। उसी वर्ष उन्होंने माइक जज की एनिमेटेड फिल्म बीविस एंड बटहेड डू अमेरिका में अपनी तत्कालीन पत्नी डेमी मूर के साथ अभिनय किया। फिल्म में वह मडी ग्रिम्स नामक एक शराबी अपराधी की भूमिका निभाते हैं, जो गलती से जज के शीर्षक पात्रों को अपनी पत्नी डलास मूर द्वारा आवाज दी गई को मारने के लिए भेजता है। हालांकि 1990 के दशक के अंत में उनका करियर एक और मंदी में चला गया, जिसमें द जैकाल, जो नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, मरकरी राइजिंग और ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस जैसी फिल्मों की समीक्षकों द्वारा आलोचना की गई। साथ ही ब्रॉडवे ब्रॉलर के उत्पादन में विस्फोट हुआ, एक पराजय जो केवल माइकल बे निर्देशित आर्मगेडन की सफलता से बचाई गई, जिसे विलिस ने असफल उत्पादन के मुआवजे के रूप में अभिनय करने के लिए सहमति व्यक्त की थी और जो दुनिया भर में 1998 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 29-30 उसी वर्ष उनकी आवाज और समानता को प्लेस्टेशन वीडियो गेम एपोकैलिप्स में दिखाया गया था। 31 1999 में विलिस ने एम नाइट श्यामलन की फिल्म द सिक्स्थ सेंस -2000 विलिस को 2002 में हेस्टी पुडिंग थिएट्रिकल के मैन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया था। विलिस जून 2007 में लाइव फ्री और डाई हार्ड के प्रीमियर में 2000 में विलिस ने फ्रेंड्स में अपने काम के लिए कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता के लिए एमी 32 जीता, जिसमें उन्होंने रॉस गेलर की बहुत छोटी प्रेमिका के पिता की भूमिका निभाई थी। 33 फ्रेंड्स में उनके काम के लिए उन्हें 2001 के अमेरिकी कॉमेडी अवार्ड टीवी सीरीज श्रेणी में सबसे मजेदार पुरुष अतिथि उपस्थिति में के लिए भी नामांकित किया गया था। 2000 में ही विलिस ने मैथ्यू पेरी के साथ द होल 9 यार्ड्स में जिमी द ट्यूलिप टुडेस्की की भूमिका निभाई। विलिस को मूल रूप से ओशंस 11 2001 में टेरी बेनेडिक्ट के रूप में लिया गया था, लेकिन एक एल्बम की रिकॉर्डिंग पर काम करने के लिए उन्होंने इसे छोड़ दिया। 34 सीक्वल ओशंस 12 2004 2007 में वे डबल फीचर ग्रिंडहाउस के प्लेनेट टेरर भाग में खलनायक एक उत्परिवर्ती सैनिक के रूप में दिखाई दिए।
यह सिन सिटी के बाद निर्देशक रॉबर्ट रोड्रिगेज के साथ विलिस का दूसरा सहयोग था। विलिस अपने करियर के दौरान कई बार लेट शो विद डेविड लेटरमैन में दिखाई दिए। 26 फरवरी 2003 को जब डेविड लेटरमैन को उनके शो में अतिथि के रूप में शामिल होना था तो उन्होंने बीमार डेविड लेटरमैन की जगह ली। 35 शो में अपनी कई प्रस्तुतियों में विलिस ने विस्तृत चुटकुले पेश किए, जैसे कि सेंट्रल पार्क के गेट के सम्मान में एक दिन के लिए नारंगी रंग का सूट पहनना, एरी वेटिंगटन शूटिंग के बाद अपने चेहरे के एक तरफ नकली पक्षी की गोली के घाव बनाना, या केवल 20 सेकंड के लिए पानी के नीचे रहने का रिकॉर्ड डेविड ब्लेन की पैरोडी तोड़ने की कोशिश करना। 12 अप्रैल 2007 को वे फिर से दिखाई दिए, इस बार संजय मालाकार विग पहने हुए। 25 जून 2007 को अपनी उपस्थिति में उन्होंने अपने स्वयं के काल्पनिक वृत्तचित्र एन अनपीलिंग हंच एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ पर एक वर्ड प्ले के बारे में एक मजाक के साथ अपने सिर पर एक मिनी विंड टरबाइन पहना था। 37 विलिस जापानी सुबारू लिगेसी टेलीविजन विज्ञापनों में भी दिखाई दिए। 38 इसके साथ जुड़ते हुए सुबारू ने विलिस के सम्मान में सुबारू लिगेसी टूरिंग ब्रूस बैज के साथ लिगेसी की एक सीमित रन बनाई। विलिस सैमुअल एल जैक्सन नेशनल लैम्पून्स लोडेड वेपन 1, पल्प फिक्शन, डाई हार्ड विद ए वेंजेंस, अनब्रेकेबल और ग्लास के साथ 5 फिल्मों में दिखाई दिए हैं और दोनों अभिनेता ब्लैक वाटर ट्रांजिट में साथ काम करने वाले थे, इससे पहले कि वे बाहर हो जाते। विलिस ने 2005 की फिल्म होस्टेज में अपनी सबसे बड़ी बेटी रूमर के साथ भी काम किया। 2007 में वह थ्रिलर परफेक्ट स्ट्रेंजर में है बेरी के साथ, क्राइम ड्रामा फिल्म अल्फा डॉग में शेरोन स्टोन के साथ दिखाई दिए और लिव फ्री और डाई हार्ड में जॉन मैकक्लेन के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। इसके बाद वह इसी नाम की कॉमिक बुक पर आधारित फिल्मों व्हाट जस्ट हैपेंड और सरोगेट्स में दिखाई दिए। 39 विलिस को निर्देशक ओलिवर स्टोन की पिंकविले में अमेरिकी सेना के जनरल विलियम आर पियर्स की भूमिका निभानी थी, जो 1968 के माई लाई नरसंहार की जांच के बारे में एक नाटक था। 40 हालांकि 2007 के राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल के कारण फिल्म को रद्द कर दिया गया था। विलिस 2008 के ब्लूज ट्रैवलर एल्बम नॉर्थ हॉलीवुड शूट आउट में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने फ्री विलिस रुमिनेशंस फ्रॉम बिहाइंड अंकल बॉब्स मशीन शॉप ट्रैक पर एक इंस्ट्रूमेंटल ब्लूज रॉक जैम पर एक स्पोकन वर्ड परफॉर्मेंस दी। 2009 की शुरुआत में वे बीमा कंपनी नॉर्विच यूनियन के नाम को बदलकर अवीवा करने के प्रचार के लिए एक विज्ञापन अभियान में दिखाई दिए। 41 2010 के दशक विलिस 2010 में द एक्सपेंडेबल्स में सहकलाकार सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ। 2010 तक विलिस प्रमुख भूमिका में 8वें सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेता थे और सहायक भूमिकाओं सहित 12वें सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेता थे। 43 विलिस ने केविन स्मिथ द्वारा निर्देशित 2010 की कॉमेडी कॉप आउट में ट्रेसी मॉर्गन के साथ अभिनय किया, जो एक बेसबॉल कार्ड की चोरी की जांच कर रहे 2 पुलिस जासूसों के बारे में है। 44 विलिस गोरिल्लाज के गीत स्टाइलो के संगीत वीडियो में दिखाई दिए। 45 इसके अलावा 2010 में वह पूर्व प्लेनेट हॉलीवुड के सहमालिकों और 80 के दशक के एक्शन सितारों सिल्वेस्टर स्टेलोन और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ फिल्म द एक्सपेंडेबल्स में एक कैमियो में दिखाई दिए। विलिस ने CIA एजेंट मिस्टर चर्च की भूमिका निभाई। तीनों ने 24 अक्टूबर 2009 को एक खाली चर्च में अपना दृश्य फिल्माया। 46 विलिस ने अगली बार रेड में अभिनय किया, जो इसी नाम की कॉमिक बुक मिनी सीरीज का रूपांतरण था, जिसमें उन्होंने फ्रैंक मोसेस की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म 15 अक्टूबर 2010 को रिलीज हुई थी। 47 विलिस ने मूनराइज किंगडम 2012 में बिल मरे, एडवर्ड नॉर्टन और फ्रांसिस मैकडोरमैंड के साथ अभिनय किया। 2011 में वेस एंडरसन के निर्देशन में रोड आइलैंड में फिल्मांकन हुआ। 48 विलिस द एक्सपेंडेबल्स 2012 में एक विस्तारित भूमिका में लौटे। 49 वह साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म लूपर 2012 में जोसेफ गॉर्डन लेविट के साथ दिखाई दिए, गॉर्डन लेविट के चरित्र जो के पुराने संस्करण के रूप में। विलिस ने डेविड बैरेट द्वारा निर्देशित फायर विद फायर नामक एक फिल्म में 50 सेंट के साथ मिलकर काम किया, जिसमें जोश डुहमल और रोसारियो डावसन के साथ अभिनय किया। यह एक फायरमैन के बारे में है जिसे अपने जीवन के प्यार को बचाना चाहिए। 50 विलिस ने स्टीफन फ्रीयर्स द्वारा निर्देशित ले द फेवरेट में विंस वॉन और कैथरीन जेटा-जोन्स के साथ मिलकर काम किया, जो लास वेगास की कॉकटेल वेट्रेस के बारे में है, जो एक कुलीन पेशेवर जुआरी बन जाती है। 51 दोनों फिल्मों को लायंसगेट एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित किया गया था।
विलिस ने अपनी सबसे प्रसिद्ध भूमिका जॉन मैकक्लेन को 5वीं बार ए गुड डे टू डाई हार्ड में दोहराया, जो 14 फरवरी 2013 को रिलीज हुई थी। 52 एक साक्षात्कार में विलिस ने कहा, डाई हार्ड के लिए मेरे दिल में एक गर्म जगह है। यह सिर्फ 25 वर्षों से एक ही चरित्र को निभाने में सक्षम होने की विशुद्ध नवीनता है और फिर भी वापस बुलाया जाना मजेदार है। फिर से एक फिल्म करना और खुद से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करना बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण है, जो कि मैं डाई हार्ड में करता हूं। मैं हर बार अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं। 53 12 अक्टूबर 2013 को विलिस ने एक संगीत अतिथि के रूप में कैटी पेरी के साथ सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी की। 54 2015 में विलिस ने ब्रॉडहर्स्ट थिएटर में लॉरी मेटकाफ के साथ विलियम गोल्डमैन के स्टीफन किंग के उपन्यास मिस्री के रूपांतरण में अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया। उनके प्रदर्शन को आम तौर पर आलोचकों द्वारा नकारा गया था, जिन्होंने इसे खाली और निष्क्रिय कहा था। 55 विलिस 29 जुलाई 2018 को प्रसारित एक कार्यक्रम में कॉमेडी सेंट्रल द्वारा रोस्ट का विषय थे। 56 विलिस ने 2019 की फिल्म द लेगो मूवी 2 द सेकंड पार्ट में एक कैमियो में खुद की भूमिका निभाई। 57 2020 का दशक, गंभीर गिरावट, स्वास्थ्य समस्याएं और सेवानिवृत्ति। अपने करियर के अंतिम वर्षों में विलिस ने कई कम बजट की स्वतंत्र थ्रिलर और विज्ञान कथा फिल्मों में अभिनय किया। 58 उन्होंने मुख्य रूप से प्रोडक्शन कंपनियों एमेट फुर्ला ओएसिस के साथ काम किया, जिसका नेतृत्व रैंडल एमेट ने किया, और 308 एंटरटेनमेंट इंक, जिसका नेतृत्व कोरी लार्ज ने किया। एमेट फुर्ला ओएसिस ने विलिस अभिनीत 20 फिल्मों का निर्माण किया। 59 एस्क्वायर के क्रिस नशावती द्वारा पुराने अभिनेताओं के लिए एक लाभदायक सुरक्षित बंदरगाह के रूप में वर्णित द एक्सपेंडेबल्स के समान अधिकांश फिल्मों को सीधे वीडियो पर रिलीज किया गया और व्यापक रूप से खराब किया गया। 58 विलिस अक्सर 2 दिनों के काम के लिए $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाते थे, प्रति फिल्म औसतन 15 मिनट का स्क्रीन टाइम। 60 61 62 गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स, वर्ष की सबसे खराब फिल्मों और प्रदर्शनों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार, ने उस वर्ष रिलीज हुई 8 फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए एक समर्पित श्रेणी बनाई। 2021 की फिल्म में सबसे खराब ब्रूस विलिस प्रदर्शन। 63 फिल्मों पर काम करने वालों ने बाद में कहा कि विलिस भ्रमित दिखाई दिए, उन्हें समझ में नहीं आया कि वह वहां क्यों हैं, और उन्हें एक ईयरपीस के माध्यम से लाइनें खिलाई गईं। 59 आउट ऑफ डेथ 2021 के लिए विलिस के सेट पर आने से कुछ दिन पहले पटकथा लेखक को उनकी भूमिका कम करने और उनके संवाद को संक्षिप्त करने का निर्देश दिया गया था, और निर्देशक माइक बर्न्स को फिल्मांकन के एक ही दिन में विलिस के सभी दृश्यों को पूरा करने के लिए कहा गया था। 30 मार्च 2022 को विलिस के परिवार ने घोषणा की कि वह सेवानिवृत्त हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें वाचाघात का पता चला था, एक विकार जो आमतौर पर मस्तिष्क के उस क्षेत्र को नुकसान के कारण होता है जो भाषा की अभिव्यक्ति और समझ को नियंत्रित करता है। 64 इसके तुरंत बाद गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स ने अपनी विलिस श्रेणी को वापस ले लिया, यह मानते हुए कि किसी ऐसे व्यक्ति को रेजी देना अनुचित था जिसका प्रदर्शन किसी चिकित्सा स्थिति से प्रभावित था। 65 अपनी सेवानिवृत्ति के समय विलिस ने रिलीज की प्रतीक्षा में 11 फिल्में पूरी कर ली थीं। 64 66 67 16 फरवरी 2023 को विलिस के परिवार ने घोषणा की कि उन्हें फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया का पता चला है। 68 मेयो क्लिनिक के फ्लोरिडा परिसर के एक न्यूरोलॉजिस्ट ग्रेग डे के अनुसार लक्षणों में भाषा और समझ में कठिनाई के साथ साथ निर्देशों की गलत व्याख्या भी शामिल है। 69 एक बयान में परिवार ने कहा कि विलिस की हालत बिगड़ गई है और संचार के साथ चुनौतियां बीमारी का सिर्फ एक लक्षण है। 70 उन्होंने उम्मीद जताई कि विलिस पर मीडिया का ध्यान बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। 71 व्यावसायिक गतिविधियां विलिस के पास लॉस एंजल्स और पेन्स ग्रोव, न्यू जर्सी में घर हैं। वह ट्रंप टॉवर 72 और रिवरसाइड साउथ, मैनहट्टन में अपार्टमेंट भी किराए पर लेते हैं। 73 2000 में विलिस और उनके बिजनेस पार्टनर अर्नोल्ड रिफ्किन ने चेन एंटरप्राइजेज नाम से एक मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। उन्होंने 2007 में लाइव फ्री और डाई हार्ड के बाद कंपनी को पूरी तरह से रिफ्किन द्वारा चलाने के लिए छोड़ दिया। 74 वह हेली, इडाहो में कई छोटे व्यवसायों के भी मालिक हैं, जिनमें द मिंट बार और द लिबर्टी थिएटर शामिल हैं, और वह अभिनेता अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ प्लैनेट हॉलीवुड के पहले प्रमोटरों में से एक थे।
75 विलिस और अन्य अभिनेताओं को एक कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना के माध्यम से उनकी उपस्थिति और समर्थन के लिए भुगतान किया गया था। 76 2009 में विलिस ने कंपनी में 3.3% स्वामित्व के बदले में बेल्वेडियर एसे के सोबीस्की वोदका का अंतर्राष्ट्रीय चेहरा बनने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 77 व्यक्तिगत जीवन। जून 2006 में विलिस के अभिनय रोल मॉडल गैरी कूपर, रॉबर्ट डी नीरो, स्टीव मैकक्वीन और जॉन वेन हैं। 78 वह बाएं हाथ के हैं। 79 वह अपने परिवार के साथ लॉस एंजिल्स के ब्रेंटवुड पड़ोस में रहते हैं। 80 फिल्म स्टेकआउट के प्रीमियर पर विलिस की मुलाकात अभिनेत्री डेमी मूर से हुई। उन्होंने 21 नवंबर 1987 को शादी की और उनकी 3 बेटियां हुईं, जिनमें रूमर भी शामिल है, जिसका जन्म अगस्त 1988 में हुआ था। 81, 82, 83, 84 विलिस और मूर ने 24 जून 1998 को अलग होने की घोषणा की। 85 उन्होंने 18 अक्टूबर 2000 को तलाक के लिए अर्जी दी। 86 और उसी दिन बाद में तलाक को अंतिम रूप दिया गया। 87, 88 तलाक के बारे में विलिस ने कहा, मुझे लगा कि मैं इसे कामयाब न बना पाने के कारण एक पिता और एक पति के रूप में असफल रहा हूं। उन्होंने इस स्थिति से निपटने में मदद करने के लिए अभिनेता विल स्मिथ को श्रेय दिया। 18 उन्होंने मूर और उनके बाद के पति अभिनेता एश्टन कुचर दोनों के साथ घनिष्ठ मित्रता बनाए रखी है और उनकी शादी में शामिल हुए थे। 89 विलिस की सगाई अभिनेत्री ब्रुक बर्न्स से हुई थी, लेकिन 10 महीने साथ रहने के बाद 2004 में उनका ब्रेकअप हो गया। 17 उन्होंने 21 मार्च 2009 को तुर्क और कैकोस में मॉडल एम्मा हेमिंग से शादी की। 90 मेहमानों में उनकी 3 बेटियां, साथ ही मूर और कुचर शामिल थे। यह समारोह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था, इसलिए जोड़े ने 6 दिन बाद बेवर्ली हिल्स में एक नागरिक समारोह में फिर से शादी की। दंपति की 2 बेटियां हैं, एक का जन्म 2012 में हुआ, 91, और दूसरी का जन्म 2014 में हुआ। 92 सैन्य हित। सितंबर 2003 में अपने यूएसओ दौरे के दौरान इराक के तिक्रित में ब्रिगेडियर जनरल अल्बर्ट ब्रायंट जूनियर और 4th इन्फेंट्री डिवीजन के तैनात सैनिकों से मिलते हुए विलिस। अपने फिल्मी करियर के दौरान विलिस ने इन कंट्री, द सीज, हार्ट्स वॉर, टीयर्स ऑफ द सन, ग्रिंडहाउस और जीआई जो रिटेलिएशन जैसी फिल्मों में कई सैन्य किरदार निभाए हैं। विलिस एक सैन्य परिवार में पले बढ़े। विलिस ने यूनाइटेड स्टेट्स सशस्त्र बलों को गर्ल स्काउट कुकीज दान की हैं। 2002 में विलिस की तत्कालीन 8 वर्षीय बेटी तल्लुल्लाह ने सुझाव दिया कि वह सैनिकों को भेजने के लिए गर्ल स्काउट कुकीज खरीदे। विलिस ने कुकीज के 12,000 डिब्बे खरीदे और उन्हें उस समय मध्य पूर्व में तैनात यूएसएस जॉन एफ कैनेडी और अन्य सैनिकों पर सवार नाविकों को वितरित किया गया। 93 2003 में विलिस ने यूएसओ दौरे के हिस्से के रूप में इराक का दौरा किया और अपने बैंड द एक्सेलरेटर्स के साथ सैनिकों के लिए गीत गाए। 94 विलिस ने दूसरे इराक युद्ध से लड़ने में मदद करने के लिए सेना में शामिल होने पर विचार किया, लेकिन अपनी उम्र के कारण वह इससे डर गए। 95 ऐसा माना जाता है कि उन्होंने आतंकवादी नेताओं ओसामा बिन लादेन, ऐमान अल-जवाहिरी या अबू मुसाब अल-जरकावी को सौंपने वाले किसी भी गैर इराकू को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पेशकश की थी। हालांकि वैनिटी फेयर के जून 2007 के अंक में उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बयान काल्पनिक रूप से दिया गया था और इसे शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। विलिस ने युद्ध की कवरेज के लिए मीडिया की भी आलोचना की है, शिकायत करते हुए कि प्रेस युद्ध के नकारात्मक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जी.आई. जो नाम की इस फ्रेंचाइजी के एक तरह से अपकमिंग पार्ट के बारे में। इस फ्रेंचाइजी के अंदर हमें तकरीबन 4 मूवीज़ देखने को मिली है और ये फ्रेंचाइजी हमें जब भी देखने को मिलती है 2 पार्ट एक साथ देखने को मिलते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका हमें देखने को मिला था एक तरह से अभी हाल ही के अंदर 2019 में, और इसके बाद ही इसी एक तरह से साल के अंदर इसका दूसरा पार्ट हमें देखने को मिला था और इसी के बाद 2021 में देखने को मिला था एक पार्ट 3rd और 4th भी उसी के साथ देखने को मिला था। और अपकमिंग पार्ट अब एक तरह से 5th नंबर का, या आप बोल सकते हो उसे, वो हमें अपकमिंग देखने को मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा इस फ्रेंचाइजी के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, अपकमिंग पार्ट के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर से ऑल पर सेट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको पूरी जानकारी बताते हैं। अब कंटिन्यू।